गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा इतिहास का पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ईंटों के विषय में तो आप जानते ही हो। जिस तरह से आज ईंटों से घर बनते हैं, इसी प्रकार से प्राचीन सभ्यताओं में भी ईंटों से घर बनते थे। मनके मनके का मतलब है कि ये किसी भी हाथी दांत के, पत्थर के या कांच को पिघलाकर एक तरह से मोती की तरह होते थे। आज मोती तो एक शेप में होते हैं, आकार में होते हैं, लेकिन मनके जो है वो बिना आकार के कई प्रकार के हो सकते थे। और रही बात अस्थियों की, तो खुदाई से जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं वो भी इतिहास का साधन है। तो इसलिए चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। इसके चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, सबसे पहले है कि इसकी खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी ने की थी। डॉक्टर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई कराई और यहाँ से जो उन्हें अवशेष मिले वो जो है एक नई सभ्यता के थे। पूरा शहर खुदाई में बाहर निकल कर आया। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का श्रेय और इसको खोजने का जो श्रेय है वो डॉक्टर दयाराम साहनी को जाता है। वैसे इसकी खोज में एक तथ्य और भी है। जब लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, तो तब भी मज़दूरों ने वहाँ से बहुत सारी ईंटें इसलिए उखाड़ ली कि उन्हें स्लीपर्स के नीचे बिछाना था। तब किसी को यह मालूम नहीं था कि यहाँ पर एक बड़ी सभ्यता दबी हुई है। लेकिन बाद में कन्निंघम, जो उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस खंडरों को देखा और इसके महत्व को समझा कि यहाँ पे एक सभ्यता पुरानी दबी हुई हो सकती है। उसके बाद सर जॉन मार्शल ने इसको देखा और उन्हें पक्का विश्वास हुआ कि यहाँ पे कोई सभ्यता दबी पड़ी है। उन्हीं के निर्देश पर डॉक्टर दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता का पहला नगर यानी कि हड़प्पा नगर को खुदाई में बाहर निकाला। इस सभ्यता का सबसे पहला जो नगर था वो हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, यानी कि 1922 में डॉक्टर राखलदास बनर्जी ने यहाँ पर खुदाई कराई और एक बड़े नगर को उन्होंने यहाँ से खोज निकाला। ये बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता की श्रेणी में रख सकते हैं। कांस्य युगीन यानी कि यहाँ पे कांस्य का अधिकतर प्रयोग होता था। लोहे और तांबे की अपेक्षा यहाँ पे कांस्य का अधिकतर उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के 6 प्रमुख नगर हैं जो बाहर निकल कर आए हैं। एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा बनवाली, पांचवा चंदूदड़ो और छठा कालीबंगा। ये 6 जो है इनको प्रमुख नगर की संज्ञा दी गई है। बाकी जो जगह अवशेष मिले हैं वो छोटे हैं, लेकिन ये नगर हैं, बड़े नगर हैं। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार यदि इसकी हम डेटिंग करें यानी कि इसका समय निकालें, तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो लगभग 2300 से 1700 ईसा पूर्व पुरानी है, यानी कि इस समय कालांश में यह सभ्यता अपने चरम पर थी। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका पूर्वी हिस्सा मेरठ आलमगीरपुर तक, इसका पश्चिमी हिस्सा सुतगांगेडोर तक और इसका उत्तरी हिस्सा मांडा और दक्षिणी हिस्सा इसका दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। यानी कि इतने बड़े क्षेत्रफल में यह सभ्यता फैली हुई थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। पिगट के अनुसार, पिगट एक इतिहासकार हुए हैं, पुरातत्वविद हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सिंधु सभ्यता की दोनों संयुक्त राजधानियाँ थीं। सर जॉन मार्शल ने 1924 में दुनिया के सामने जब ये सभ्यता बाहर निकल आई तो पूरी दुनिया के सामने इसका रहस्य उद्घाटन किया कि भारत के अंदर भी एक पुरानी सभ्यता मौजूद है। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहते थे, यानी कि उनके जो शिलालेख हैं उनसे हमारी सभ्यता का पता चलता है मेलुहा नाम से। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया है। अलेक्जेंडर कन्निंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व के जनक कहे गए हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ों को खोजने में अपनी रुचि दिखाई। तो इस तरह से ये इसके मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम अच्छे से अगर याद रखें तो ये हमारे जो है
MCQ प्रश्नों में या अति लघु प्रश्नों में लग जाते हैं। तो बच्चे इन पर थोड़ा ध्यान देंगे और इनको अच्छे से समझेंगे और याद भी करेंगे। एक प्रश्न आता है बोर्ड में कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना का वर्णन करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बच्चे को पता भी होना चाहिए। अगर आपको नगर निर्माण योजना सिंधु घाटी की सभ्यता की नहीं पता है तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर नहीं पता है। अब इसमें हम कुछ पॉइंटों पर बात कर लेते हैं। पहला है सड़कें। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है यहाँ की समकोण सड़कें। आज जब कोई अथॉरिटी नगर को बसाती है तो वो सड़कों को समकोण पर काटती है और समकोण पर काट के उसके बाद उसके दाएं बाएं कॉलोनियाँ बसाती है या फिर ब्लॉक वाइज बसाती है। जैसे आप गोविंदपुरम में देखते हो सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं उनकी सड़कों को यदि हम देखें तो सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यह बहुत बड़ी विशेषता है, यानी कि इस समय के लोगों को नगर निर्माण की बड़ी अच्छी समझ थी। सबसे छोटी जो सड़क है वो 9 फीट चौड़ी है और सबसे जो बड़ी सड़क है वो 33 फीट चौड़ी सामने आई है। सड़कों के दोनों किनारे पर कुछ ऐसी सड़कें भी हैं जो आम लोगों के चलने के लिए, यानी कि एक तरह से स्ट्रीट गलियां बनाई गई हैं छोटी छोटी अलग तरह से। और सड़कों को जो है सड़कों के दोनों तरफ मकान हैं। दूसरा पॉइंट है भवन। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में 5 से लेकर 30 कमरों तक के भवन यानी मकान खुदाई में मिले हैं। इन मकानों के अंदर हवा की और प्रकाश की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर रसोई, टॉयलेट, कुआं और आपका जो है सब तमाम वो चीज़ें जो आजकल के घरों में होती हैं यहाँ पर मौजूद थी। इन मकानों के अंदर जिप्सम का प्लास्टर हुआ था, पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे। मकानों में जीना और कोई कोई मकान 2 मंजिला भी थे। मकानों की एक विशेषता और थी कि इनके दरवाजे कभी भी मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि मकानों के जो दरवाजे थे मुख्य सड़क से जो छोटी सड़क निकलती थी उस पर खुलते थे। इस तरह से जो है आज की ही तरह बड़े सिस्टमेटिकली और बहुत ही अच्छे तरह से इन्होंने अपने भवन निर्माण कला को पारंगत ही उसमें थे। और कोना बनाने के लिए जब दीवार मुड़ती थी उसके लिए L टाइप की ईंटें बनाते थे। इन मकानों में लगी हुई ईंटें 1:2:4 के अनुपात में है, यानी कि अगर 1 इंच मोटाई है तो उसकी 2 इंच चौड़ाई होगी और 4 इंच उसकी लंबाई होगी, यानी कि 1:2:4 के अनुपात में ये ईंटें हैं। आज भी ये ईंटें ऐसी की ऐसी इन खंडरों में लगी हुई हैं और इनकी मजबूती को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है इंसान कि इतने हज़ार वर्ष यानी 5000 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये ईंटें आज भी उतनी ही मजबूत हैं। जल निकास की व्यवस्था सिंधु घाटी में सभ्यता में इतनी फेमस रही है कि और किसी सभ्यता में जल निकास के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर मिलता है। सड़कों के दोनों ओर पक्की नालियाँ बनी हुई थी और सबसे बड़ी बात वो ढकी हुई थी। जब छोटी नाली बड़ी नाली में आकर जुड़ती थी तो वहाँ पर धातु की जाली भी लगी हुई होती थी ताकि कचरा दूसरी नाली में ना फंसे। तो इस तरह से ऐसा जो तरीका है ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखने को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में ही देखने को मिलता है कि नालियाँ ढकी हुई हैं और वो सड़कों के दोनों तरफ हैं। अगर हम यहाँ के और भवनों की बात करें तो एक विशाल स्नानागार यहाँ पर मिला है जो 30 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके किनारों पर चौकियाँ बनी हुई हैं और इन चौकियों पर बैठकर शायद लोग नहाते होंगे। चारों तरफ एक बरामदा है और उसको भरने के लिए पास में एक कुआं भी है और पानी निकालने के लिए नाली भी बनी हुई है। अगर इसको हम आज भी ध्यान से देखें तो इसके किनारों पर और इसकी तली में लगा हुआ जो फर्श का जिप्सम का कोई अभी भी अवशेष हैं तो ये आश्चर्यचकित कर देते हैं कि इतने समय पहले इतनी अच्छी तकनीक लोगों को पता थी। टाइलों को इस तरह से जोड़ा गया है कि उनके बीच जरा भी जगह नहीं है और इसकी जो वास्तुकला उसको देख के परसी ब्राउन जो एक पुरातत्वविद हैं उन्होंने कहा था कि शायद इससे अच्छी चीज़ इस धरती पर होनी मुश्किल है। आज तो केवल एक खंडर है, कल्पना कीजिए कि 5000 साल पहले उसकी वैभवता क्या रही होगी। इसी तरह से विशाल स्नानागार के साथ साथ बहुत सारे विशाल अन्नगार, विशाल भंडार गृह और एक लोथल के अंदर हमें गोदीवाड़ा यानी कि डकयार्ड यानी कि बंदरगाह मिला है। बंदरगाह जहाँ पर जहाज आकर रुकते होंगे। इस तरह से बहुत सारे जो अवशेष हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो है आर्किटेक्चर के मिलते हैं जो कि विश्व में अन्य कहीं भी मिलने बड़े मुश्किल हैं।
और ये सभ्यता इस बात का प्रमाण है कि उस समय तक के लोगों को भी ज्ञान विज्ञान का बड़ा अच्छा समझ हो चुकी थी। जिस विशाल स्नानागार की बात मैं कर रहा था, इसकी पिक्चर देखो आपके सामने है। अभी देखो इसमें कितनी अच्छे से ईंटें जकड़ी हुई हैं, कितने अच्छे से जो है इन्होंने ईंटों को बनाया हुआ है। सीढ़ियाँ देखो सामने आज भी किस तरह से गढ़ी हुई हैं, और चारों तरफ ये जो चौकियाँ दिख रही हैं, ये वही चौकियाँ हैं जिन पर शायद बैठ के लोग नहाते होंगे। पूरा आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो ये सामान्य नहीं है। अगर 5000 साल पहले इसको हम फ्लैशबैक में जाएं तो इतना बड़ा आर्किटेक्चर बनाना और इतनी बड़ी वास्तुकला और इतनी अच्छे तरह से बनाना, ये कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। इसका मतलब यह सभ्यता कितनी बड़ी अपने चरम पर रही होगी और कितना बड़ा इसका जो है क्षेत्र रहा होगा, कितनी इन लोगों को समझ रही होगी, ये इनके खंडरों से ही हम बता सकते हैं, तय कर सकते हैं। आज शायद ये खंडर हैं, लेकिन उस समय के ये एक महान आर्किटेक्चर का नमूना है। मैं कुछ भवनों की बात कर रहा था, तो ये वो दीवार और भवन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल गोल एक मीनार भी आपको दिख रही होगी। यहाँ पे दीवार है, बिल्कुल सीधी है। ईंटें इस तरह से कितने अच्छे से आज भी लगी हुई हैं। 5000 साल में जो ईंटें नहीं हिल पाई, तो समझो कि 5000 साल पूर्व जब ये बनाई गई होंगी तो इनकी मजबूती क्या रही होगी। तमाम पूरे 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये सभ्यता विराजमान थी। अपने काल के गर्त में जाने से पहले अपने चरम को प्राप्त करा इसने, और इस सभ्यता का जो आर्किटेक्चर है, जो अवशेष हैं, वही इसकी प्रमाणिकता है। इनकी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, इसलिए इनके बारे में कुछ कहना जो है सही नहीं है कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये लोग जो भी रहे हों, जहाँ से आए हों, जितने दिन भी रहे हों, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। दूसरी बात, इनके भवनों को और इनके जो अवशेष हैं उनको देखने के बाद एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि यह सभ्यता बड़ी भौतिकतावादी रही होगी। यानी कि ये गरीब सभ्यता नहीं थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नगर प्रधान सभ्यता थी, और लोग काफ़ी रिच रहे होंगे, यानी कि बहुत अमीर लोग रहे होंगे, क्योंकि अमीर लोग ही इस प्रकार के आर्किटेक्चर का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि धन संपदा से परिपूर्ण सभ्यता रही होगी, किसी प्रकार का कोई अभाव यहाँ शायद देखने को नहीं मिलता होगा। अगर हम बात करें सामाजिक जीवन की, यानी कि सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और अगर मैं बात करूँ इसका कि इनके सामाजिक जीवन के बारे में, तो सामाजिक जीवन में 4 वर्ग थे इनके यहाँ पे। पहले वर्ग में विद्वान, पुरोहित, ज्योतिष, वैद्य, ये लोग आते थे, यानी कि जो फर्स्ट क्लास थी। दूसरा जो वर्ग था वो पदाधिकारी, कर्मचारी और सैनिकों का होता था, यानी कि जिसमें हमारे अधिकारी होते थे, कर्मचारी और जो लड़ने वाली सेना। तीसरा जो है व्यापारी और व्यवसायी, ये वर्ग था। और चौथा वर्ग किसान, मजदूर और शिल्पकार का। शिल्पकार होते हैं किसी चीज़ को बनाने वाले, जैसे कि सोने से, लकड़ी से, लोहे से ये सामान बनाने वाले लोग। दूसरी घरेलू वस्तुएं, जो खुदाई में बर्तन, रंग, आरी, सुई, मूर्तियाँ, खिलौने, तकली, औषधियाँ, ये सब के सब सामान हमें खुदाई के अंदर मिले हैं। और इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि इन लोगों के पास हर प्रकार की समझ थी। ये लोग कपड़ों को बुनते थे, क्योंकि हाथी दांत की सुइयाँ मिली हैं, धागे मिले हैं, रंग मिले हैं, तो इसका मतलब ये लोग रंगकारी भी करते होंगे। बर्तन मिले हैं, आरी मिली है, चाकू मिला है, मूर्तियाँ मिली हैं, खिलौने मिले हैं, इसका मतलब ये लोग खिलौनों की पता थी कि बच्चों के लिए उनका क्या महत्व है। तकली मिली है, तकली मिलने का मतलब है कि सूत काटते होंगे, कपास की पता है इन्हें। औषधियाँ मिली हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इनको जो है इनकी जो है हमें खुदाई में मिली हैं, जिनसे इस बात पर का प्रमाण मिलता है कि इन लोगों के पास में भौतिक संसाधन, सुख सुविधा, ये सब कुछ मौजूद था। तीसरा भोजन। भोजन में चावल, गेहूँ, दाल, जौ, तिल, सब्जियाँ, अंडा, मछली, घी, दूध, पनीर, शाकाहार, मांसाहार, सब तरह का भोजन ये लोग करते थे। यानी कि भोजन परिपूर्ण था, सभी प्रकार का भोजन इनको पता था, और भोजन के रूप में शाकाहार मांसाहार दोनों का उपयोग किया जाता था। जहाँ तक वस्त्रों की बात करें तो वस्त्र सिले हुए पहनते थे लोग, और 2 प्रकार के मुख्यतः वस्त्र थे। स्त्री पुरुष के वस्त्रों में ज़्यादा अंतर नहीं था। एक वस्त्र था जो कूल्हे से ऊपर पहना जाता था, यानी कूल्हे के ऊपर के भाग को जो है, नाभि से ऊपर के भाग को जो ढकता था, और दूसरा जो वस्त्र था वो था कूल्हे के नीचे का, यानी कि जो नाभि से नीचे के भाग को ढकता था। स्त्रियां सिर पर एक प्रकार का केश विन्यास बनाती थी,
यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त और अन्य जगहों से प्राप्त जो मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें उनके सिर पर अनेक अनेक प्रकार के केस विन्यास मिले, यानी कि बाल जिस तरह से आज की महिलाएं बनाती हैं उसी तरह से नए नए प्रकार के डिज़ाइन से बाल बनाती रही होंगी। और पुरुष भी कभी कभी लंबे बाल रखते थे और छोटे बाल भी रखते थे, दोनों ही प्रकार के बालों का तरीका ये लोग रखते थे। जैसा बताया कि ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। और खुदाई से जो है जो सुइयाँ और धागे और ये सब तरह की चीज़ें प्राप्त जो हुई हैं, मोती वगैरह, इनसे पता चलता है कि वस्त्रों के मामले में लोग काफ़ी संपन्न थे। मनोरंजन की जहाँ तक बात करें तो ढोल, नगाड़ा, तुरही ये सब प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नृत्य, गायन, वादन ये इनके मनोरंजन का मुख्य आधार था। पशुओं की लड़ाई, शिकार खेलना, जुआ और शतरंज जैसी स्ट्रक्चर भी, मतलब इन चीज़ें हमें मिली हैं खुदाई में। इनसे ये पता चलता है कि इन लोगों के जो है मनोरंजन का यही मुख्य आधार था और यही तरीके थे। जहाँ तक स्त्रियों की दशा की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में यही कहा जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति यहाँ इतनी अच्छी थी कि ऐसी शायद अन्य कहीं पर नहीं थी। क्यों? क्योंकि 2500 से अधिक मातृ देवियों की मूर्ति खुदाई के अंदर मिली हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिवार था वो मातृ सत्तात्मक था, यानी कि माता के नाम से पुत्र को समझाना जाता था, मातृ सत्तात्मक था। मातृ देवियों की पूजा की जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं को, जो खुदाई के अवशेष हैं वो ये बताते हैं कि महिलाओं को मुख्य स्थान प्राप्त था, वो समाज की मुख्य धारा थी और उनको इग्नोर नहीं किया जाता था, उनको सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता था। क्योंकि किसी भी सभ्यता से मिलने वाले अवशेष उसकी कहानी को कह देते हैं, और जो कहानी है उसमें तो यही स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर स्त्रियों की दशा अति उत्तम थी और बहुत अच्छी थी। अभी जब बात कर रहे थे हम वस्त्र आभूषणों की, तो ये कुछ आभूषण हैं जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं। इन आभूषणों में हमें भुजबंद भी दिख रहा है, हार भी दिख रहा है, पाजेब, नुपुर, पायल, कंगन, तमाम प्रकार के इसमें आभूषण हमें मिले हैं। इन आभूषणों को बनाने में हाथी दांत, तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि का उपयोग होता था। और एक बात जो आपको मैं बता दूं, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे, और स्त्री तो आभूषण प्रिय अधिकतर थी, वो अधिकतर जो है आभूषणों को पहनती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आभूषण और वस्त्र दोनों के मामले में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफ़ी संपन्न थे। जहाँ तक आर्थिक जीवन की बात करें, यानी कि रुपया, पैसा, व्यापार कैसा था, कैसे थे लोग, ये गरीब थे, अमीर थे, तो सभ्यता बड़ी अमीर थी, अमीर लोग थे, संपन्न थे, खुशहाल थे, यानी सभ्यता में गरीबी के कोई अवशेष मौजूद नहीं थे। कृषि ये लोग अच्छे से करते थे, सभी प्रकार की फसलों को उगाते थे, गेहूँ, चना, राई, जौ, मटर, कपास, तिल, तरबूज, खरबूज, कड़ी, खीरा आदि सब उगाते थे। सभी प्रकार के अवशेष यहाँ से इस बात के मिले हैं कि खेती खूब अच्छे से की जाती थी। सिंधु घाटी के आसपास की नदियाँ और इन सब के क्षेत्र में उपजाऊ भूमि थी, तो खेती खूब अच्छे से होती थी। नदियों से नहरें भी निकाली गई थी जिनसे कि सिंचाई होती थी। अगर पशुपालन की बात करें तो घोड़े को छोड़कर बाकी लगभग सभी पशुओं के अवशेष मिले हैं। घोड़े से ऐसा लगता है ये लोग अनभिज्ञ थे और इनके घोड़े के बारे में ज़्यादा जानकारी इनको नहीं थी। बैल, गधा, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि सब पालते थे। व्यापार जो था, सोना और चांदी, लाजवर्त, अनाज, कपड़े आदि का व्यापार होता था। ईरान, इराक, बहरीन से जो है यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, और उनकी मुद्राएं यहाँ पर मिली हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग इनसे व्यापार करते थे। व्यापार स्थल मार्ग से भी होता था और व्यापार जल मार्ग से भी होता था। लोथल जो था वो प्रमुख बंदरगाह था, और इसी बंदरगाह से जो है बाकी देशों के लिए व्यापार ये लोग करते थे। यानी कि व्यापार, पशुपालन, कृषि उत्तम अवस्था में थी, और किसी प्रकार का कोई जो है गरीबी या अभाव का जो अवशेष है वो यहाँ से प्राप्त नहीं होता। बात करें सिंधु घाटी के धार्मिक जीवन की, हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन है, तो उसमें मातृ देवी की खुदाई से 2500 से अधिक मूर्तियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि मातृ देवी यहाँ की प्रमुख देवी थी और उनकी पूजा होती थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो एक सबसे बड़ी स्पष्ट बात मैं बताऊं आपको, पशुपति शिव की प्राचीन अवशेष यहाँ से मिले हैं। एक व्यक्ति ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ शेर, हाथी, बैल, गैंडा 4 जानवर हैं, सिर पर 3 सींग हैं और ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। विद्वानों ने इसे प्राचीन शिव का आदि रूप कहा है, और कहा है कि शिव के जो शक्ति का जो स्रोत है और जो पूजा का स्रोत है यहीं से आरंभ होता है।
शिवलिंग के भी यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं। और सबसे बड़ी बात एक और जो आपको बता दूँ, सात्विक जो है, जो हिंदू धर्म में सात्विक होता है, सात्विक के अवशेष भी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें प्राप्त हुए हैं। प्रकृति पूजा भी ये लोग करते थे, इस बात के अवशेष प्राप्त हुए हैं कि ये लोग सूरज, चंद्रमा, नदी, पहाड़, पेड़, जानवरों की पूजा करते थे। पुनर्जन्म में इनका विश्वास था, क्योंकि अनेक कब्रों में इन्होंने सामान को रखा हुआ मृतक के साथ में, और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये लोग ये मानते थे कि जन्म के बाद भी एक जन्म होता है जहाँ पे इस सामान की ज़रूरत होगी। इसलिए क्या करते थे ये लोग, मरने के बाद व्यक्ति के साथ उसका ज़रूरी सामान उसके साथ रख देते थे। इसलिए ऐसा लगता है पुनर्जन्म में इनको विश्वास था। शवदाह जो था वो 3 प्रकार से होता था, यानी मरने के बाद क्रियाक्रम। ये बोर्ड में भी आया था प्रश्न, तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 3 तरह से होता था। एक तो दफनाकर, यानी कि मर गया व्यक्ति उसको दफना दो, उसके साथ सामान रख दो। दूसरा जलाकर, यानी कोई व्यक्ति मर गया तो उसको जला दो। और तीसरा होता था व्यक्ति को जंगल में रखाओ, उसके शव को, जब उसको जानवर थोड़ा खा ले उसके मांस को, तो उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके दबा दो। तो इसे आंशिक शवदाह कहते थे। तो 3 तरह से ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, ये 3 तरह से लोगों का शवदाह जो है करते थे। और इसको अच्छे से थोड़ा समझ लेना, क्योंकि पिछली बार बोर्ड में ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि मैं बता रहा था पशुपति शिव, तो हमारे जो बाएं तरफ है पशुपति शिव की ये मूर्ति है, जो कि वहाँ की मोहरों से और खुदाई से प्राप्त हुई है। तो इसमें एक तरफ आपको दिखेगा गेंडा है, हाथी है, व्याघ्र है और हिरन है। ये 4 जानवर इसके इनके चारों तरफ हैं। 3 सींग हैं और एक तरह से ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। तो इसे ही विद्वानों ने आदि शिव का रूप बताया। और एक दाईं तरफ हमारे यहाँ एक कंकाल है, इसमें कुछ सामान भी रखा हुआ है। ये उस कब्र का फ़ोटो है जो खुदाई में मिली है, और जिसमें दिखाया गया है कि मृतक के साथ में उसका सामान किस तरह से वो लोग रखते थे। तो आप के लिए मैंने बड़े अच्छे से तरह से खोज के मैं पीपीटी बना रहा हूँ, वो इसीलिए कि बच्चे खूब अच्छे से समझ लें, और ये काफ़ी मेहनत वाला काम भी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं जो खुदाई से मिली हैं। तो देखो दोनों में केस विन्यास अलग अलग दिखेगा, है ना, वहाँ पे थोड़ा अलग है, वहाँ पे थोड़ा अलग है। ऐसी 2500 से भी अधिक मूर्तियाँ हमें मातृ देवी की मिली हैं, जो इस बात का संकेत है कि इस सभ्यता के लोग मातृ देवी की अधिक पूजा करते थे। इसीलिए मैंने ये दोनों पिक्चर अलग अलग लगवाई हैं, ताकि जो है आप समझ लो कि ये मातृ देवी का मतलब ये नहीं कि एक ही तरह की मूर्ति है, बहुत सारी मूर्तियाँ। एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, नर्तकी मतलब नृत्य करती हुई महिला की एक मूर्ति है कांसे की, वो भी खुदाई से प्राप्त हुई है। खिलौने भी काफ़ी मात्रा में खुदाई से प्राप्त हुए हैं। ये सब खुदाई से प्राप्त सामान ही इस सभ्यता का जो है हमें बताता है, क्योंकि लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। और बाद में अब इसके पतन के कारण, कि क्या कारण थे कि इतनी बड़ी सभ्यता का पतन हो गया। तो सबसे पहला बाढ़। यहाँ पर मैके ने देखा है कि उन्होंने देखा है कि बाढ़ के 7 स्तर यहाँ पे दिखाई दिए हैं, यानी कि 7 बार कम से कम बाढ़ आई थी। और अधिकतर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों में अत्यधिक आने वाली बाढ़ों के कारण ये भरी पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। एक बात। दूसरा, भूकंप। कुछ जगहों से ऐसे अवशेष भी मिले हैं कि इस क्षेत्र में एक भयानक भूकंप आया हो, और उस भूकंप के आने के बाद पूरी सभ्यता तबाह हो गई हो, और यहाँ से बाकी बचे हुए लोगों का पलायन हो गया हो। ऐसे भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है, बाढ़ की संभावना ज़्यादा है। तीसरा, आर्यों का आक्रमण। ऋग्वेद के अंदर एक ऋचा है, उसमें लिखा है कि हरिरूपिया तो सभ्यता को कहा ही गया है, साथ में उसमें एक देवासुर संग्राम का जिक्र है। विद्वानों ने ऐसा मत माना है कि जो देवासुर संग्राम की बात की गई है ना, वो हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बीच आक्रमण ही है, वही देवासुर संग्राम है। और इस देवासुर संग्राम को ही बाद में जो आर्य थे उन्होंने इसको देवासुर संग्राम कह दिया, जबकि ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ हुआ युद्ध ही हो सकता है। और ऐसे प्रमाण बहुत सारे मिले हैं खुदाई में कि जहाँ सामूहिक नर कंकाल मिले हैं। और ये सभ्यता के लोग क्योंकि शांति प्रिय थे, इनके पास हथियार वथियार बहुत कम मात्रा में मिले खुदाई में, जो इस बात का प्रमाण है कि लोग शायद युद्धों के बारे में तैयार नहीं थे, जबकि आर्य लोग जो थे वो युद्ध प्रिय थे। तो दोनों के बीच जो आक्रमण हुआ है। और एक बात और भी है, आर्यों को हड़प्पा के सभ्यता के बारे में पता था, क्योंकि उनके ऋग्वेद से इस बात की प्रमाणिकता मिलती है कि आर्य जो है हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानते थे। तो हो सकता है और उस समय आर्य अपना प्रभाव भी बढ़ा रहे थे, तो हो सकता है कि दोनों के बीच जो युद्ध हुआ है उस युद्ध में जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की पराजय हुई हो, और यही इसके पतन का कारण रहा हो सकता है। लेकिन पूरी तरह से ये भी हम इस मत पर भी सभी सहमत नहीं हैं।
महामारी, अब जैसे कोरोना चल रहा है तो ये पता नहीं कितने करोड़ लोगों को मार दे, कितने लाख लोगों को मार दे। तो ऐसे ही उस समय पे हो सकता है कोई महामारी हो। यहाँ पर कुछ शवों के अध्ययन से पता चला है कि उनमें एक रोग के लक्षण दिखे हैं। जो रोग के लक्षण हैं वो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हो सकता हो कोई प्लेग जैसी बीमारी या कोई अन्य प्रकार की बीमारी यहाँ पे फैली हो, जिसके कारण इस सभ्यता के लोगों का पलायन हो गया हो या यह सभी मर गए हों। 5वां पॉइंट है अकाल। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु सभ्यता की पतन का सबसे बड़ा कारण अकाल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत दिनों तक सूखा पड़ा हो और नदी में जो है पानी कम हो गया हो, तो इसका भी एक कारण हो सकता है, इससे पतन हो गया हो। 6, प्रशासनिक शिथिलता। शिथिलता का मतलब है कि प्रशासनिक लोग जो प्रशासन चलाते थे वो अयोग्य हो जाएं या अपने काम पर ध्यान न दें। हो सकता है इस कारण से भी इस सभ्यता का पतन हुआ हो, विनाश हुआ हो, लेकिन इसके चांस कम ही हैं। 7वां है सिंधु नदी की धारा में परिवर्तन। ये एक ज़बरदस्त पॉइंट है। सिंधु और उसकी सहायक नदी जो थी उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया हो। जहाँ बह रही थी पहले वो नगर के समीप थी और फिर धीरे धीरे करके कालांतर में वो धीरे धीरे दूर हो गई हो, तो पानी लाने में और सिंचाई में इन सब में जो बड़ी दिक्कत आई हो, इस कारण से हो सकता है सभ्यता का पतन हुआ हो। बेटा 7 इसके कारण मैंने बताए हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रभावी कारण कौन कौन से, तो 2-3 कारण प्रभावी माने जा सकते हैं। एक बाढ़, एक भूकंप, बाढ़, आर्यों का आक्रमण और महामारी। इन 3 कारणों पर ज़्यादा फोकस विद्वान करते हैं कि इन्हीं के कारण ये सभ्यता का विनाश हुआ हो। कुल मिलाकर ये सभ्यता जो है काल के गर्त में समा गई। एक इसका जो क्वेश्चन है वो मैं पीपीटी में लगाना भूल गया, वो है लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि। तो लिपि के बारे में मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक और भाव के साथ है, यानी कि अक्षर भी हैं और चित्र भी हैं। इनमें 400 से मतलब 400 वर्ण हैं लगभग, और ये जो है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसे बाउस फेदन नाम से बोला जाता है। इस पद्धति को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो यहाँ की मुद्राओं पर और मोहरों पर अंकित है। तो कभी भविष्य में यदि ये लिपि पढ़ी गई तो इस सभ्यता से बहुत सारे रहस्यों पर पर्दा उठेगा, बहुत सारी बातें पता चलेंगी। लेकिन अभी तक विद्वान इस कार्य में असफल रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिली है इसे पढ़ने की। बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, बहुत लोगों ने अपना टाइम बर्बाद किया, लेकिन अभी ये पढ़ी नहीं जा सकी। बहुत लोगों ने कहा है ब्रह्मी से मिलती है, बहुत लोगों ने कहा है खरोष्टी से मिलती है, लेकिन अभी तक इसका स्पष्ट तौर पर कोई भी इसको पढ़ नहीं सका है। इसलिए ये अभी काल के गर्त में है। और सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए अद्य इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि जो भी मैंने आपको बात बताई ये केवल खुदाई के आधार पर, अनुमान के आधार पर है, ना कि जो है ये लिखी हुई है कहीं। सुई मिली है तो इसका मतलब सिलते होंगे लोग, शीशा कंघे मिले हैं तो इसका मतलब लोग श्रृंगार प्रिय होंगे, अगर खिलौने मिले हैं तो इसका मतलब बच्चों को खिलाते होंगे इनसे। अगर मान लो हमारे पास में चावल के दाने मिले हैं या फिर कुछ और इस तरह का सामान कृषि का मिला है तो खेती करते होंगे। सोना चांदी आभूषण मिले हैं तो इसका मतलब इन्हें बनाते होंगे। यानी कि अगर मान लो जो भी सामान मिला है तो इतिहास उसी के आधार पर बना है। और सभ्यता के बारे में मैं काफ़ी आपको बताया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। चैप्टर फर्स्ट था और ये एक ही पीरियड में कंप्लीट हो गया है। लगभग 30 मिनट की ऑडियो वीडियो है। इसे बार बार आप देखोगे तो पूरा चैप्टर आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। आधे घंटे की पीपीटी बनाने के लिए 3 घंटे की मेहनत होती है। तो बच्चे सभी ध्यान दें, अच्छे से समझें, काम करें और इनको अपने पास सेव रखें। जब भी ज़रूरत हो, लगे कि कुछ भूल गए तो चलाकर दोबारा देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।